चलो ये हो गया स्टार्ट। हम लोग का ये हो रहा है चैप्टर 2। ये है हमारा सिंक्रोनस जनरेटर। कहने का मतलब 3 फेज अल्टरनेटर। ठीक है। जब भी ये आता है दिमाग में, मतलब इसको हम लोग जब पढ़ने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आना चाहिए। एज ए स्टूडेंट हम लोग को दिमाग में ये सब क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। सबसे पहला क्या, इसमें हम लोग को पता है कि इसका स्टेटर होता है, रोटर होता है। रोटर दो टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल रोटर और सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है। तो देखो, सिंक्रोनस जनरेटर जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम लोग को पता है दो टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल और सेलिएंट। इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन जो कि अराइज होता है, जिसमें पहले क्वेश्चन का लिस्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर हम उसका आंसर बताएंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई आर्मेचर इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर। दिमाग में आता है ये क्वेश्चन? सर आर्मेचर वाइंडिंग ना। हाँ, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग हो बोल लो या फिर आर्मेचर बोल लो, कहने का मतलब वहां से हम लोग को करंट, मेन जो करंट है वो आर्मेचर से ही मिलता है। वाइंडिंग ही बोल दो। इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर, पहला सवाल। दूसरा सवाल और क्या आता है, अगर ये सिंक्रोनस है तो ए सिंक्रोनस क्या होता है, और ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या होता है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। ठीक है। फिर तीसरा सवाल, हर जगह सर बताए हैं आपकी, हर जगह जो है पावर जनरेट किया जा रहा है सिंक्रोनस जनरेटर से। तो सवाल आता है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द पावर जनरेटेड बाय, व्हाई मोस्ट ऑफ द पावर जनरेटेड बाय सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है। इसके बाद हम लोग डेराइव ईएमएफ इक्वेशन। अदरवाइज ये छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत है आज की क्लास में। आज का क्लास में मेन टॉपिक जो है वो डेराइव ईएमएफ इक्वेशन नहीं है। जिस तरीके से ट्रांसफार्मर का डेराइव होता है उसी तरीके से सिंक्रोनस मशीन का भी डेराइव होता है। तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन तुम लोग को थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद का सवाल कि सर पावर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई कौन कर रहा है। ऑब्वियस सा बात है, जनरेटिंग स्टेशन में क्या लगा हुआ है, सिंक्रोनस जनरेटर लगा हुआ है। तो सर ऐसा क्यों बोला जाता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए पावर सिस्टम ऑपरेशन के लिए, वो भी सवाल आना चाहिए। हो सकता है पावर सिस्टम में है, हो सकता है मशीन में है, लेकिन ये सवाल तो आना चाहिए ना। वाई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नीडेड फॉर पावर सिस्टम ऑपरेशन। और क्या सवाल आता है बताओ। सर फ्रीक्वेंसी 50 क्यों होता है सर, या 60? ओके, वाई ओनली 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज इज ओनली यूज्ड। और कोई सवाल आता है तुम लोग के दिमाग में? एक सवाल और आता है जो कि इस पेज में तो बचेगा नहीं ना, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसी पेज में। देखो, एक सवाल और आता है कि सर रोटर में हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं और फील्ड वाइंडिंग जनरेट करते हैं, क्या होगा अगर हम लोग रोटर में भी एसी सप्लाई दे देंगे तो? वो सवाल आता है।
sir. What happen if the field winding सर रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा कैसे हो जाता है? ये क्या नया तुम मतलब अचानक डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को? ऐसा कब डिस्टर्ब कौन कहाँ बोल करे दिया सर? तुमको? ये सर कौन आप ही बोल ने दिया ये तो स्टेटमेंट? सर स्टेटमेंट बोला कहाँ? देखो क्वेश्चन मेरा जा रहा है ना, व्हाट हैपन इफ द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय एसी। जब हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ते हैं उससे पहले हमारे दिमाग में ये सारा क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि सर आर्मेचर है, आर्मेचर वाइंडिंग, क्योंकि हम लोग के पास क्या है, हम लोग डीसी मशीन पढ़े हैं जिसमें स्टेटर होता है और जिसमें रोटर होता है। तो हम लोग का यहाँ पे रोटर में लगाते हैं हम लोग आर्मेचर, यानी का मतलब आर्मेचर वाइंडिंग। स्टेटर में लगाते हैं हम लोग फील्ड वाइंडिंग। सिंक्रोनस मशीन का जब आप बात करते हैं सर आपका आवाज कम हो गया है। आवाज मेरा कम हो गया है, अभी ठीक है? नो सर सही है। देखो सर पहले भी ठीक था। जब हम लोग बात करते हैं सिंक्रोनस मशीन तो सर आप बोलते हैं स्टेटर में क्या लगा रहेगा, आर्मेचर, और फिर सर रोटर में क्या लगा रहेगा, तो लगा रहेगा फील्ड। सर क्या होगा अगर हम लोग सिंक्रोनस मशीन में भी अगर हम लोग रोटर में लगा देंगे आर्मेचर को और इसमें लगा देंगे हम लोग फील्ड को? क्या कोई डिफरेंस है सर? एक तरफ तो आप बोलते हैं ये भी एक तरह से डीसी मशीन तभी बना जब इसमें कम्यूटेटर लगाएं। अगर ये देखो ये सिंपली क्या है, ये डीसी मशीन कैसे बना, तो ये बनता है एसी मशीन प्लस कम्यूटेटर, क्योंकि इसके जो आर्मेचर में जो करंट आता है वो तो एसी ही आता है ना। तुम लोग नोटिस किए हो इस बात को? यस सर। विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर ही हम लोग उसको डीसी में कन्वर्ट कर पाते हैं। मतलब ये भी एक तरह का एसी मशीन ही है, लेकिन इसको नाम हम लोग सिंक्रोनस क्यों नहीं दिए? क्योंकि वहां पे NS इज इक्वल्स टू 120F/P का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे F ही नहीं है, इसी के लिए इसका नाम सिंक्रोनस नहीं पड़ा। अदरवाइज वो भी एक तरह का एसी मशीन है। और सर ये एसी मशीन है, अगर कम्यूटेटर हटा दिया हम 1 मिनट के लिए तो फिर तो ये एसी मशीन हो गया ना। अब सर ये एसी मशीन है तो इसमें तो यहाँ पे स्टेटर में सर रोटर में आर्मेचर लगा हुआ है, सर आप बोल रहे हैं यहाँ पे स्टेटर में लगाएंगे, तो जाहिर सा बात है सवाल आएगा हमारे दिमाग में कि व्हाई आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दूसरा क्वेश्चन, सर आप बोल रहे हैं कि ये सिंक्रोनस जनरेटर है, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं लेना देना जो है स्पीड से वो सिंक्रोनस वर्ड से है। तो सर क्या ऐसा होगा कि इसको हम लोग सिंक्रोनस बोल दिए, और कौन सा ऐसा मशीन है जिसको हम लोग जो सिंक्रोनस नहीं होगा, तो ए सिंक्रोनस, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बोलेंगे क्या, वाई मोस्ट ऑफ द पावर जनरेटेड बाय सिंक्रोनस जनरेटर। क्यों ऐसा? हमारे पास तो बहुत जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, इंडक्शन जनरेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है, आखिर क्यों ऐसा होता है कि जहां पे भी जनरेटर हम लोग लगाते हैं वहां पे सिंक्रोनस जनरेटर ही लगाएंगे? ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा लास्ट में लेंगे, क्योंकि ये हमारा सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मशीन पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को मशीन अप्लाई करना, कैसा दिखता है मशीन, उसका कंसेप्ट, एक मशीन दूसरे मशीन से अलग कैसे है, वो हम लोग को पता होना चाहिए। पता चला 10 मशीन ले आए, 10 का अलग अलग पढ़ रहे हैं कंसेप्ट, वैसा नहीं, एक मशीन दूसरे मशीन से कैसे डिफरेंस है, सो दैट कि हम लोग जो डिफरेंट वाला पार्ट है, मतलब कुछ तो सेम होगा ना मशीन में, जैसे स्टेटर सब में होता है, रोटर सब में होता है, क्या डिफरेंस है, तो वाइंडिंग कहाँ पे कर रहे हैं वो डिफरेंस है, ये सारा चीज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि डीसी का लिखे कॉपी खत्म हुआ रख दिए, एसी स्टार्ट किए जिसमें सिंक्रोनस लिखे खत्म हुआ रख दिए, फिर इंडक्शन, उस तरीके से नहीं। मशीन मतलब हम लोग रिलेट करेंगे, इवन ट्रांसफार्मर को रिलेट किए हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर से, उसी तरीके से तुम लोग यहाँ पे देख पाओगे ट्रांसफार्मर का इक्वेशन, जो ईएमएफ इक्वेशन है वो यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर में भी आएगा। बस इसमें क्या होगा, तो इसमें कुछ वाइंडिंग हम लोग खुद करते हैं, तो वाइंडिंग अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
तो एक फैक्टर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर KW, फिर एक आता है हम लोग उसको फुल पिच ना रख करके, फुल पिच कहने का मतलब 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ना रख करके कुछ एंगल कम कर देते हैं, उसको बोला जाता है कॉर्डिंग एंगल। वैसा करने से फायदा क्या होता है? तो वैसा करने से फायदा ये होता है कि हमारा हार्मोनिक्स जो है वो एलिमिनेट होता है। हार्मोनिक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग डीप उतना नहीं जाएंगे, सिंपली समझ लो एक ऐसा चीज है जो कि साइनसोइडल का दुश्मन है। हार्मोनिक्स आया मतलब वो साइनसोइडल होने नहीं देगा सिग्नल को, और हम लोग जो भी हमारे पास सप्लाई आ रहा है हम लोग चाहते हैं कि वो साइनसोइडल जाए ताकि हमारा जो भी मशीन है वो खराब ना हो। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ईएमएफ जनरेट हो वो कैसा जनरेट हो, वो इस तरीके से जनरेट हो। बट हार्मोनिक्स आ जाता है तो क्या होता है, ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, इस तरीके से ऐसा ग्राफ आएगा, फिर इस तरीके, ये भी एक तरह का साइनसोइडल ग्राफ है लेकिन यह हार्मोनिक्स के साथ है। तो समझ लो कि ये क्या किसके चलते आया, हार्मोनिक्स के चलते आया ब्लू वाला। इसी के लिए हम लोग हार्मोनिक्स को बोलते हैं साइनसोइडल का दुश्मन, और हम लोग को चाहिए साइनसोइडल। तो अब हम लोग को उससे लड़ाई करना है कि कैसे हार्मोनिक्स को हटाया जाए। हटाया जाए कहने का मतलब एलिमिनेट किया जाए। उसके लिए हम लोग 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ना रख करके अगर हम लोग कुछ डिग्री कम करेंगे, अगर कॉर्डिंग एंगल कुछ रख देंगे तो ठीक है, ईएमएफ तो कम मिलेगा, एग्री करते हैं कि हाँ ईएमएफ में कुछ कम मिलेगा, लेकिन हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हार्मोनिक्स हमारा सबसे मेन मुद्दा है, हार्मोनिक्स एलिमिनेट करना। हाँ ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर देंगे कि हाँ ईएमएफ जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कल को इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया तो हम लोग का ये मुद्दा रहेगा कि पीओके हम लोग ले लें। ये मुद्दा नहीं रहेगा कि हमारे एक दो सैनिक जो भी मतलब वहां पे वो शहीद हुए, वो हम लोग मेन नहीं सोचेंगे। हम लोग को पता है वार होगा तो शहीद होंगे, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है, उसको लेना। उसी तरीके से ईएमएफ, हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि हार्मोनिक्स को कैसे हटाया जाए। हाँ ठीक है, ईएमएफ में थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, जितना पहले मिल रहा था उससे कम मिलेगा, लेकिन हार्मोनिक्स आप एलिमिनेट कर रहे हैं ना, चल जाएगा मेरा काम। तो दो फैक्टर आता है, एक आता है डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, केडी। एक आता है कॉर्डिंग फैक्टर या फिर पिच फैक्टर, इसी के लिए इसको नाम हम लोग देते हैं केपी। पिच फैक्टर क्यों बोले, क्योंकि एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जो डिग्री बनता है इलेक्ट्रिकल में, इसको बोला जाता है वन पोल पिच। और ये वन पोल पिच ना होकर के थोड़ा सा कम होता है, तो कम होगा तो ऑब्वियस सा बात है ईएमएफ भी कम होगा। इसी के लिए उसको हम लोग बोलते हैं पिच फैक्टर या फिर कॉर्डिंग फैक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं नाम हम लोग देने, लेकिन नॉर्मली केपी केडी ऐसे ही रहता है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा ईएमएफ इक्वेशन में, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर सबसे बड़ा सवाल है, वाई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नीडेड टू पावर सिस्टम ऑपरेशन। आखिर क्या ऐसा जरूरत है कि इंडिया में, खास करके इंडिया में, और ऐसा नहीं कि घर के अंदर में, घर के बाहर में जो बड़ा बड़ा टावर लगा हुआ है, बड़ा बड़ा सब स्टेशन लगा हुआ है, पूरे इंडिया में ट्रैवल कर लो, हर जगह जाकर के पूछ लो भैया आप कितना फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हैं, भैया आप कितना फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हैं, हर जगह यही पता चलेगा कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज। या फिर जो ब्रिटिश लोग हैं, मतलब ये यूके में, वहां से वो मतलब 50 हर्ट्ज, यूएसए में 60 हर्ट्ज, कहीं पे भी चले जाओ पूछ लो भैया कितने में चला रहे हैं आप मशीन बताइए, तो वो बोलेगा 60 हर्ट्ज। तो सवाल आता ही है, जाहिर सा बात है कि क्यों सर ऐसा 50 और 60 का ही झोल है, इसके अलावा 40 क्यों नहीं ले लेते हैं, 50 मतलब 30 क्यों नहीं ले लेते हैं, सवाल आएगा ये भी। दूसरा, सर आप बोल दिए ये जो है रोटर फील्ड वाइंडिंग, इसके लिए सप्लाई तो हम लोग करते हैं डीसी, आर्मेचर में मिलता है हम लोग को एसी। सर क्यों यहाँ पे डीसी देंगे, मेरे पास जब दो सप्लाई अवेलेबल है, आप बोल रहे हैं सप्लाई देने से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो नॉर्थ पोल साउथ पोल वो जनरेट करेगा, और वो एसी भी जनरेट करेगा, वो डीसी भी जनरेट करेगा। सर ऐसा क्या खास रीजन है कि इसको हम लोग डीसी ही देंगे, क्यों इसको हम लोग एसी नहीं देंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया आज का क्या क्या है। तो देखो Yes, अब हम sir. लोग सबसे पहले आवाज मेरा भी ठीक है ना, एक्चुअली हम माइक को पकड़े हुए थे। Yes, sir. यस सर। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई आर्मेचर इज प्लेस्ड ऑन स्टेटर। तो इसका आंसर है
कि ऐसा कोई नहीं बोला है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप आर्मेचर को स्टेटर में ही रखें। आप आर्मेचर को कहाँ रखना चाहते हैं, पूछे सामने से। तो वो बोला कि हमको मन है रोटर में। तो वो बोला कि ठीक है, जाइए रोटर में रखिए, फिर दिक्कत होगा तो आइएगा, हटा करके स्टेटर में कर देंगे। तो वो बोला इस रोटर में रखने से क्या दिक्कत आया, जनरेट कितना हो रहा है, 11 केवी जनरेट हो रहा है। 11 केवी जनरेट हो रहा है लाइन वोल्टेज। नॉर्मली हम लोग फेज में बात करते हैं, ठीक है। तो पर फेज अगर वोल्टेज देखा जाए तो 6.6 केवी जनरेट हो रहा है, जो कि काफी ह्यूज अमाउंट है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटा है। 6.6 किलो वोल्ट, यहाँ तो 220 वोल्ट में हमारा तार गल जाता है कभी कभी। होता है ना, जब थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज आता है तो तार हीट होने लगता है, तो करंट वगैरह। तो सोच लो वहां पे 6.6 केवी है, और दैट टू इन रोटेशन पार्ट, मतलब वो जो है रोटर जो है रोटेट कर रहा है ना, वो तो घूम रहा है। उसमें घूमने वाले में इतना हम लोग बटन नहीं दे सकते, दे सकते थे, और हम लोग को स्लिप रिंग लगाना होगा, ये कंपलसरी है। कितना मिनिमम स्लिप रिंग, 3 फेज है तो अगर 3. डेल्टा कनेक्शन निकाल रहे हैं तो मिनिमम 3, स्टार कर दे रहे हैं तो और एक लगाना होगा, 4। तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 4, मतलब 3 तो चाहिए ही चाहिए, क्या, स्लिप रिंग। बट दूसरा साइड में डीसी है हमारे पास, जो कि सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, जो कि बहुत कम वोल्टेज में प्रोड्यूस कर दे रहा है हमारा फील्ड, जो कि वोल्टेज भी कम है, मतलब इंसुलेशन का भी रिक्वायरमेंट कम है, कूलिंग का भी कोई झंझट नहीं है, और स्लिप रिंग भी हम लोग को 2 से काम चल जा रहा है, 3 भी नहीं जाना पड़ रहा है। जब इतना अच्छा ही है एक साइड में, तो क्यों हम लोग बुराई के साइड में जाएं। समझ पा रहे हो, इसी के लिए हम लोग स्टेटर में ही प्लेस करते हैं हम लोग का आर्मेचर वाइंडिंग को। क्या क्या हो जाएगा, इफेक्टिव पॉइंट जो है हम लिख देते हैं यहाँ पे, सो दैट कि तुम लोग इसको कुछ अपने से भी एफर्ट करना होगा तुम लोग को नोट्स के लिए, ठीक है। बाकी हैंड रिटन अगर जब से स्टार्ट करेंगे तुम लोग को मिलेगा उसमें कुछ कुछ। ये क्या है, मोर इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल कैसे है, क्योंकि रोटर में कूलिंग देना, रोटर में इंसुलेशन देना ज़्यादा टफ है, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो, और उतना हाई वोल्टेज हम लोग रोटर में कर नहीं सकते हैं, तो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। आर्मेचर को जब हम लोग स्टेटर में प्लेस कर दिए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब मोर एफिशिएंसी। तीसरा पॉइंट, विथ या फिर ओनली 2 स्लिप रिंग, 2 स्लिप रिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। और डीसी एक्साइटेशन, ठीक है। सिर्फ 2 स्लिप रिंग से काम चल जाएगा, इंस्टेड ऑफ कितना, मिनिमम 3 तो चाहिए ही था, उससे हम लोग को और एक ज्यादा लग जाता, तो कॉस्ट तो ऐसे ही बढ़ जाता ना मशीन का। और क्या हो सकता है बताओ, देखो हम लोग स्टेटर में कूलिंग इजीली प्रोवाइड कर पाएंगे या रोटर में, स्टार्टर में सर। स्टेटर में। इसका हम तुम लोग को एग्जांपल दिए थे, घर में बैठे हैं कुर्सी में पानी पी रहे हैं, पानी पीना एक तरह का कूलिंग प्रोवाइड करना ही है ना। घर में बैठे हैं कुर्सी में पानी में, मतलब वो बॉटल से पानी पी रहे हैं, आराम से पी पाएंगे। बस चल रहा है विथ NS RPM, मतलब समझ लो काफी तेज स्पीड से, वहां पे पानी पीना, पी तो वहां पे भी सकते हैं, पी तो यहाँ पे भी सकते हैं, लेकिन आसान कहाँ पे होगा, घर में सर। घर पे। कहने का मतलब स्टेटर में या रोटर में, Stated. स्टार्टर में स्टेटर सर। में। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे बेटर इंसुलेशन दे पाएंगे, सॉरी बेटर इंसुलेशन नहीं, कूलिंग प्रोसेस जो है वो हम, क्या चीज, नहीं देखो, देखो सिंपल सा बात है, हम लोग का जनरेट कितना हो रहा है, 11 केवी जनरेट हो रहा है ना, तो मशीन हमारा हीट होता है, ठीक है।
क्योंकि ये 11 केवी वोल्टेज अगर जनरेट होगा और ये कंटिन्यूअस जनरेट होता है, जो हमारा पावर प्लांट होता है वो बंद नहीं होता है। तो जब ये कंटिन्यूअस जनरेट करेगा वोल्टेज, तो हम लोग को कहीं पे भी सिस्टम में कूलिंग का प्रोसेस जरूरत होता है। कूलिंग कहने का मतलब क्या है, मशीन को ऊपर ऊपर से हम लोग उसको ठंडा करते हैं ताकि आर्मेचर इतना गर्म ना हो जाए कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए और वो जो आउटर कोर फ्रेम जो होता है उससे वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, पूरा कंडक्टर। उसके लिए हम लोग कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, पहला इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर हम लोग कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। कूलिंग क्यों करते हैं? ताकि हीट ना हो, क्योंकि हीट होने से टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। तो इसी के लिए मतलब जो भी रीजन है, हीट होने से अभी हम लोग रुकते हैं। इंसुलेशन भी हम लोग अच्छा देना चाहते हैं। इंसुलेशन कहाँ पे अच्छा दे पाएंगे? स्टेटर में दे पाएंगे अच्छा, इसी के लिए बेटर इंसुलेशन। समझ आया ये पॉइंट? Yes, sir. बेटर कूलिंग प्रोसेस कहाँ पे दे सकते हैं? स्टेटर में दे सकते हैं, रोटर में नहीं दे सकते हैं। और ऐसा बहुत सारा मतलब रीजन हो सकता है, जैसे रोटर मूविंग पार्ट से हम लोग ज़्यादा हाई वोल्टेज नहीं ले सकते हैं, लेकिन स्टेशनरी पार्ट से हम लोग हाई वोल्टेज को इजीली ले सकते हैं। हम लोग उसका जितना इंसुलेशन चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड करके इजीली हाई वोल्टेज वाइंडिंग से मतलब हाई वोल्टेज हम लोग ले सकते हैं। क्लियर है? मतलब हाई वोल्टेज can be easily extracted from स्टेटर नहीं बोलेंगे, स्टेशनरी पार्ट बोलेंगे। स्टेशनरी पार्ट रुका हुआ है तो उससे तो हम लोग इजीली निकाल पाएंगे हाई वोल्टेज को, मतलब वायर निकाल लिए तो। अदरवाइज वहां पे अगर स्लिप रिंग लगाएंगे तो स्पार्क एंड ऑल ये सब का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। बाकी कूलिंग प्रोसेस, यहाँ पे बेटर कूलिंग प्रोसेस कहने का मतलब आर्मेचर को हम लोग इफेक्टिवली मतलब कूल कर सकते हैं। तो ये सारा तरह तरह का पॉइंट है इसमें। ठीक है। बाकी दूसरा सवाल क्या था हमारा? समझ आया ये पॉइंट तुम लोग को? सर ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, जैसे डीसी मशीन पे आर्मेचर पे इंड्यूस होता है, तो इसमें भी उसी पे होगा ना? बिल्कुल आर्मेचर पे होगा इसमें। अब देखो दूसरा सवाल क्या था, कोई बता सकता है? क्वेश्चन कोई लिखे हो क्या? What is difference between synchronous and asynchronous? देखो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, इसका तो खैर इस पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सिंक्रोनस जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोटर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग? रोटर रोटेट्स एट एसिंक्रोनस NRC मशीन में, नॉट मतलब डिफरेंट फ्रॉम सिंक्रोनस स्पीड। इसमें हो सकता है तुम लोग किसी जगह अगर लिखा हुआ देखोगे तो हो सकता है तुम लोग बोलोगे कि NR इज ग्रेटर देन NS होता है, बट ये केस सिर्फ इंडक्शन जनरेटर के लिए होता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जनरेटर का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बीच में क्या डिफरेंस है वो बात कर रहे हैं। अगर जनरेटर बोलेंगे, एसिंक्रोनस जनरेटर को ही इंडक्शन जनरेटर बोला जाता है। और इंडक्शन जनरेटर देखो, इंडक्शन का दो मशीन है, एक तो है जनरेटर और एक तो है मोटर। और कंडीशन भी NS और NR का दो ही बनेगा, एक NS है और एक NR है। एक कंडीशन क्या हो सकता है? NS इज ग्रेटर देन NR, जो कि ऑलरेडी कहाँ पे हो चुका है? मोटर में। दूसरा कौन सा कंडीशन बच जाता है? NR इज ग्रेटर देन NS। ये किस में लगेगा? तो ये जनरेटर में लगेगा। तो एसिंक्रोनस जनरेटर अगर बोला जाए तो वहां पे हम लोग बोलेंगे रोटर रोटेट्स एट हायर देन सिंक्रोनस स्पीड, अगर जनरेटर वर्ड बोला है तो, जो कि एक स्टूडेंट का डाउट था। ठीक है, क्लियर हो गया तुम्हारा डाउट? यस सर। ओके। देखो सिंक्रोनस स्पीड ये कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? तो हम लोग जो भी पावर मतलब
हमारा थर्मल पावर प्लांट हुआ, हाइड्रो पावर प्लांट हुआ, हर जगह हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर ही यूज करते हैं। मतलब एक हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारा पावर प्लांट इस्टेब्लिश्ड है वहां पे हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे क्या पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, यूज्ड इन कन्वेंशनल पावर प्लांट। कन्वेंशनल मतलब क्या है? कन्वेंशनल मतलब हम तुम लोग को याद रखने का ट्रिक बताए थे। कन्वेंशनल मतलब कोल, कोल मतलब सीधा हो गया नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। नॉर्मली जो है इंडिया में जनरेट जितना भी पावर होता है उसका 2/3 टाइम्स, 2/3 ऑफ पावर इज जनरेटेड बाय थर्मल। 75% रहता था ना परसेंटेज वाइज। 75% ही रहता था ना थर्मल पावर प्लांट Yes, का। sir. Yes. Yes, टू sir. थर्ड ऑफ पावर इज जनरेटेड बाय स्टीम पावर प्लांट। in which synchronous generator is used। ठीक है। और हम लोग का ये एसिंक्रोनस कहाँ पे यूज करेंगे? तो ये जनरेटर है, ऑब्वियस सा बात है, इंडक्शन जनरेटर भी एक तरह का जनरेटर है। इसको भी हम लोग कहीं पे तो यूज करके जनरेट करते ही हैं, जब वो आएगा टॉपिक तो हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग एज कंपेयर टू सिंक्रोनस जनरेटर, एसिंक्रोनस जनरेटर उतना वाइडली यूज नहीं होता है, और ये कन्वेंशनल के लिए हो रहा है। तो ये किसके लिए होगा? इसको हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं नॉन कन्वेंशनल, मतलब एक डिफरेंस पॉइंट लिखने के लिए नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल अगर यहाँ पे बोल रहे हैं तो अगर ये नॉन रिन्यूएबल है तो ये कन्वेंशनल, ये नॉन कन्वेंशनल है तो ये हो जाएगा रिन्यूएबल। इसका हम तुम लोग को Renewable. शायद याद करने का ट्रिक बताए हैं। नन हम लोग एक ही जगह लिख सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल एक साथ में नहीं हो सकता है। ठीक है। तो जहां पे रिन्यूएबल बोल रहे हैं वहां पे नॉन कन्वेंशनल बोलेंगे, जहां पे कन्वेंशनल बोल रहे हैं वहां पे नॉन रिन्यूएबल बोलेंगे। दोनों नॉन नॉन वाला टर्म एक साथ में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Sir, why most of the power generated by synchronous generator? देखो, व्हाई मोस्ट ऑफ द पावर इज जनरेटेड बाय सिंक्रोनस जनरेटर का सिंपल सा आंसर है, व्हाई मोस्ट ऑफ द पावर generated by synchronous जनरेटर का आंसर है कि सिर्फ इकलौता सिंक्रोनस जनरेटर ही है ऐसा। कल हम इसका शायद पावर सिस्टम में तुम लोग को रीजन भी बताए होंगे। सिर्फ इकलौता सिंक्रोनस जनरेटर ही ऐसा जनरेटर है जो कि क्षमता रखता है, मतलब उसका जो होता है ना कैपेसिटी है कि वो एक्टिव पावर को भी डिलीवर कर सकता है और रिएक्टिव पावर को भी डिलीवर कर सकता है। ठीक है। जो कि एब्जॉर्ब हो सकता है या तो लाइन में एब्जॉर्ब हो जाए या फिर लोड। क्योंकि इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर आ गया, मतलब वो डिमांड करता है रिएक्टिव पावर भी, वो डिमांड करता है एक्टिव पावर भी। ठीक है। तो सिंक्रोनस कोई तो देने वाला होना चाहिए ना, सब खाने वाले हैं, कोई देगा तब तो मतलब उसको हम लोग, इसी के लिए सिंक्रोनस जनरेटर क्या करता है, ये क्या करता है, कैपेबल ऑफ डिलीवर बोथ रिएक्टिव पावर एज वेल एज एक्टिव पावर। बाकी सिंक्रोनस जनरेटर के अलावा कौन सा जनरेटर होता है? इंडक्शन जनरेटर। ये क्या करता है सर? तो ये करता है डिलीवर, तो करता है कैपेबल टू डिलीवर
एक्टिव पावर तो ये सप्लाई कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलेगा कि हमको बदले में क्या चाहिए, रिएक्टिव पावर चाहिए। ये रिएक्टिव पावर का डिमांड करेगा, मतलब बट इट एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर, मतलब ये रिएक्टिव पावर तो सप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है तुम लोग को? और देखो सिंपल सा बात है, एक्साइटेशन डीसी सप्लाई से हो रहा है रोटर में, सिंक्रोनस जनरेटर में तुम लोग ध्यान दे रहे होगे, तो रोटर में हम लोग एक्साइटेशन देते हैं जो कि डीसी सप्लाई होता है, उसी को तो एक्साइटेशन बोलते हैं ना, उसी से एनएस पोल जनरेट होता है, तो उसको हम लोग एक्साइटेशन अगर ज्यादा देंगे तो फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा। मतलब हम लोग सिंपल सा बात है, पूरा पावर को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन। सिंक्रोनस जनरेटर का कहानी है। और सबसे बड़ा खासियत, सिंक्रोनस जनरेटर ही ऐसा जनरेटर है जो कि पावर को जनरेट कर सकता है बट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि फॉर्मूला आता है कितना, F इज इक्वल्स टू Pn/120, जो कि लास्ट क्लास में हम डेराइव भी किए हैं। लिख देते हैं वो पॉइंट। सिंक्रोनस जनरेटर जो है क्या करता है, सिंक्रोनस जनरेटर is the only one which generate power at fixed frequency। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा तुम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़े हो तो तुम लोग को आइडिया है स्टेटर और रोटर का फ्रीक्वेंसी बदलता है। यस सर, यस। तो इसका मतलब वो जो है फ्रीक्वेंसी चेंज होता जाता है। यहाँ पे है सिंक्रोनस जनरेटर ऐसा जनरेटर है जो कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ईएमएफ इक्वेशन पे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो बचा कुछ क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ गया? Derive EMF equation. नहीं वो तो करेंगे ही, उसके बाद why fixed frequency needed for power system operation. ओके, कोई बता सकता है इसका आंसर? वाई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नीडेड और पावर सर क्योंकि सिस्टम। वहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस रहते हैं वो उसी पे ही बनाया जाता है ना, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे ही ना, इसलिए ना वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी देते हैं। नहीं हम लोग अलग फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, क्या दिक्कत है, मतलब F1 F2 ले लेंगे, यहाँ पे F लेकर के ना करके F1 F2 ले लेंगे। तो सर इसमें फ्लक्चुएशन भी तो बहुत ज्यादा होगा ना। फ्लक्चुएशन किस चीज का? देखो सर जब भी ऐसा डाउट हो, सर, देखो सिंपल सा सर, बात है, one हमारे grade- पास क्या है। हाँ बोलो। 1 ग्रेड 1 नेशन करने के लिए फ्रीक्वेंसी को सेम रखना पड़ता है सर। नहीं ऐसा नहीं है, अभी हमारा 1 ग्रिड 1 नेशन ऐसा तो मतलब नहीं आया, वो तो अभी चल ही रहा है ना। यस सर। ऐसा तो मतलब पहले से हमारा चल रहा है ना, जब हमारा जनरेटर मतलब स्टार्ट हुआ होगा, बना होगा, तब से ही पावर सिस्टम में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा ना। और ये 50 हर्ट्ज क्यों, मतलब क्यों 50 हर्ट्ज, मतलब यहाँ तो हम 50 हर्ट्ज का बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्यों फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी क्यों। तो सिंपल सा देखो, हम लोग को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, पहले हम डेराइव कर रहे हैं, उसके बाद हम एक डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, देखो सर आपको अलग चाहिए ना, मतलब आप बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रखते हैं, चलिए हम लोग बताते हैं सेम क्यों रखते हैं। हम अलग लेते हैं पहले, ठीक है। V इज इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, Vm साइन, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा टी लेते थे हर जगह, यहाँ पे ओमेगा 1t लेंगे। यहाँ पे I इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, Im साइन ओमेगा 2t लेंगे। 1t। मतलब नहीं 1t नहीं, अलग फ्रीक्वेंसी ना, मतलब वोल्टेज के लिए अलग फ्रीक्वेंसी, करंट के लिए अलग फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बोला है ना y। तो हम बोल रहे हैं सर आपको दिखाते हैं कि अलग फ्रीक्वेंसी लेने से क्या खतरनाक है, फिर आप खुद बोलिएगा कि नहीं ठीक है, मतलब
सेम फ्रीक्वेंसी रखो, ठीक है। वो चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज इंटू करंट। यस सर। वोल्टेज इंटू करंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Vm साइन ओमेगा 1t मल्टीप्लाई विथ Im साइन ओमेगा 2t, ऐसे ही आएगा। देखो Vm Im तो कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या आ गया? साइन ओमेगा 1t इंटू साइन ओमेगा 2t, ऐसे ही आ गया। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है तुम लोग को, साइन ए इंटू साइन बी। यस सर। यस सर। इसमें हम लोग 2 अगर मतलब अगर इसको कर दे तो ये फॉर्मूला बन जाता है, जो कि होता है क्या? साइन ए साइन बी है ना, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। आई थिंक यही यस बनता है, सर। यही होता है ना। Yes, sir, हमको यही याद होता नहीं रहता ये सब फॉर्मूला, हम क्योंकि हमको कॉस ए माइनस बी का है तो उससे हम डराइव कर लेते हैं, 2 मिनट लगता है। तो देखो यहाँ पे 2 लिख लिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यस सर। अब सिंपली ये Vm Im/2 को हम लिख सकते हैं Vm/√2 Im/√2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और ये इंटू टी लिख सकते हैं ऐसा, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 टी। सबको क्लियर है? ये हमारा P ऑफ टी फंक्शन ऑफ टी है ना सब। अब हम लोग इससे P एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे तो क्या पता चलेगा बताओ? एवरेज इसका 0 आएगा। सर कैसे आप बोल सकते हैं 0 आएगा? हम सिंपली इसका एवरेज अलग से निकालेंगे, इसका एवरेज अलग से निकालेंगे। इसका एवरेज क्या हो जाएगा? तो कॉस का फंक्शन है ना, कॉस और साइन का एवरेज 0 होता है, पता है तुम लोग को ये बात? ये कॉस का ग्राफ है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कितनों को ये बात पता है कॉस का एवरेज 0 होता है? तो कॉस का एवरेज 0 होता है? नो सर। नहीं पता है? चलो अच्छे से देख लेते हैं फिर। देखो सबसे पहले तो एवरेज, अगर पी एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा? इंटू 1 बाई टाइम पीरियड, या फिर पहले तो आई एवरेज फाइंड कर लेते हैं ना, समझने के लिए। वो उस जगह से हम लोग हट गए और एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी डी टी। कहने का मतलब क्या है? आई ऑफ टी डी टी को हम लोग क्या लिखते हैं? एरिया अंडर द कर्व लिखते हैं ना ऐसा। ये आई नहीं है, ठीक है। ये कितनों को समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिकल हमको नहीं आ इंजीनियरिंग रहा हम है लोग को सर। जाना, इलेक्ट्रिकल Yes. इंजीनियरिंग में हम लोग जो है उसका बुक खोल करके वहां पे कंसेप्ट ऑफ एवरेज देखना, ठीक है। एवरेज का मतलब ये होता है एरिया बाय टाइम पीरियड। एरिया मतलब इंटीग्रेशन, फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ जो भी कर्व होगा उसका एरिया, ये होता है। आरएमएस का क्या होता है? तो रूट मीन स्क्वायर, तो 1 बाई टाइम पीरियड रूट मीन स्क्वायर ऑफ आई ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। इस तरीके से ये 1 बाई टी शायद अंदर होता है, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो देखो ये इस तरीके से होता है। या आरएमएस कुछ ध्यान आ रहा है तुम लोग को? इस टाइप का फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है? यस सर। पूरा गोल नहीं कर देना है हम लोग को, जो भी पढ़ रहे हैं पहले वो काम आएगा। ऐसा मान करके चला जा रहा है कि मशीन पढ़ रहे हो, इसका मतलब एवरेज का मतलब ये होता है, ये हम लोग थोड़ा सा एज्यूम करके चलते हैं कि ये सब हम लोग को आता है, ठीक है। नॉर्मली ये सब टीचर स्किप कर देते हैं। देखो एरिया बाय टाइम पीरियड, एरिया का मतलब एरिया अंडर द कर्व के लिए इंटीग्रेशन आई ऑफ टी डी टी लिखते हैं। अब कॉस,
ये कर्व है हमारे पास गिवन, कॉस का तो ग्राफ ऐसे ही बनता है ना, देखो यस ये सर। हम लोग का कॉस का ग्राफ बनता है। सर आवाज फ्लक्चुएट कर रहा है सर। आवाज फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ठीक है। चलो ठीक है। देखो ये यहाँ से यहाँ चले गए, इसके बाद ये वैल्यू फिर से रिपीट कर रहा है, जितना वैल्यू यहाँ से यहाँ ऐसे आया उसके यस बाद सर। फिर सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है, मतलब साइकिल वहां से खत्म हो गया, बोल सकते हैं ऐसा। अब देखो यस सर। हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, ये कैसा एरिया होगा, पॉजिटिव एरिया होगा, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव एरिया होगा, और ये कैसा होगा, नेगेटिव एरिया होगा। तो अब बताओ एरिया अंडर द कर्व क्या आ गया, पॉजिटिव एरिया इज इक्वल्स टू नेगेटिव एरिया। इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ही जीरो हो गया। अगर एरिया जीरो हो जाएगा तो एवरेज भी 0। जीरो। एवरेज जीरो कहने का मतलब कॉस का एवरेज जीरो, इस कॉस का भी एवरेज जीरो, बाकी जो कॉफिशिएंट है उसका तो खैर बाद में, इसका एवरेज जीरो यहाँ पे लिखे, इसका एवरेज जीरो माइनस जीरो जीरो। तो पी एवरेज जो है हम लोग को जीरो मिल रहा है किस केस में, अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे बोल देते हैं लेट्स टेक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सर आप देखना चाहते थे कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नहीं रहने से क्या दिक्कत है, आपको देख लिए कि हाँ पी एवरेज जो है इक्वल्स टू जीरो मिल रहा है। अब आपको दिखाते हैं जादू कि पी एवरेज मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे v ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो इसका जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे v ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी, जैसा वहां पे किए सेम चीज, तो वी एम इंटू आई एम। देखो इतना हम इसलिए एफर्ट दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर है कि अगर फ्रीक्वेंसी अलग होंगे इसका मतलब वो दोनों सिग्नल ऑर्थोगोनल हैं, और अगर ऑर्थोगोनल सिग्नल होता है तो एक्टिव पावर जो होता है वो डिलीवर नहीं हो पाएगा, इसी के लिए हम लोग का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। फाइनल स्टेटमेंट ये है। लेकिन ऑर्थोगोनल वर्ड क्या है ये सब हम लोग अभी डिप्लोमा लेवल पे नहीं जानते हैं, इसी के लिए उतना कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, इसी के लिए हम ये मैथमेटिकली तुम लोग को समझा रहे हैं। सेम फ्रीक्वेंसी में पावर एवरेज का कुछ वैल्यू मिल रहा है, अलग फ्रीक्वेंसी में पावर जीरो हो रहा है। तो क्या हम लोग जीरो पावर चाहते हैं कहीं से भी, हम लोग तो चाहते हैं कि एक्टिव पावर जाए ना, यस सर। इसी के लिए अब यहाँ पे देखो वी एम आई एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, यही हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर, इसको भी वही फॉर्मूला से लिखते हैं ना, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, सेम पैटर्न में रखते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। सिंपल टू से डिवाइड किए, टू यहाँ पे आ गया, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाए तो क्या आ गया यहाँ पे, वी एम आई एम डिवाइडेड बाई रूट टू डिवाइडेड बाई रूट टू, क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, कॉस ऑफ ओमेगा टी cos ओमेगा माइनस टी माइनस ओमेगा टी। माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, यही आएगा। इसका मतलब क्या है, वी एम आई एम डिवाइडेड बाई रूट टू, ये हो जाएगा कॉस जीरो वन हो जाएगा माइनस कॉस टू ओमेगा टी। ये फॉर्मूला कहीं हम लोग और डेराइव किए हैं, सिंगल फेज पावर क्यों एडवांटेज नहीं है, मतलब थ्री फेज पावर जो है वो सिंगल फेज पावर से क्यों अच्छा है, ये हम लोग डेराइव किए थे कभी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका तो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा ना हम लोग को एवरेज, और इसका हम लोग को जीरो मिलेगा एवरेज, एक मिल रहा है ना, इसी के लिए इसका पी एवरेज क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। बट पी एवरेज किसका फंक्शन होगा, टाइम का, या फिर पावर किसका फंक्शन होगा, टाइम का। जहां पे पावर टाइम का फंक्शन होता है वो हमारे लिए डेंजरस होता है, इसी के लिए हम लोग इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम लोग थ्री फेज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ समझ आ गया सब चीज सब कोई, क्यों हम लोग फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी करेंगे। यस सर। सबको समझ आ गया। तो समझ आ गया, बट इसको अगर ओनली बोलना होगा, ओनली तो कैसे बोलेंगे, और ऑर्थोगोनल वर्ड यूज ना करो तो।
ऑर्थोगोनल वर्ड यूज नहीं करेंगे तो हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि सर अगर फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी अलग कर देंगे तो हमारा जो पावर है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पाए ना। और अगर सर हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो सर पावर का वैल्यू 0 नहीं होगा, और हम लोग कभी ये नहीं चाहेंगे सर कि हमारा पावर का वैल्यू 0, क्योंकि हम लोग पावर के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं। ये तुम बोलो, अगर इंटरव्यूअर सामने से थोड़ा सा उसको लगेगा कि हाँ नहीं इसमें पूछा जाता है और थोड़ा डीप में जाना चाहिए, तो फिर वो पूछेगा हाउ, तो फिर उसको तुमको ये डेरिवेशन करके दिखाना होगा सर दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज द रिजल्ट, तब जा करके फिर कहीं बात बनेगा, अच्छा कंपनी होगा तो, ठीक है। और अगर ऑर्थोगोनल वगैरह बोलना चाहोगे तो उसका हम एक स्टेटमेंट तुम लोग को बता दे रहे हैं सो दैट कि रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाए। कैसे बोलेंगे, पावर हमको ट्रांसफर करना है तो बोलेंगे फॉर पावर या फिर एनर्जी, फॉर पावर और एनर्जी ट्रांसफर देयर मस्ट बी सिंगल फ्रीक्वेंसी फॉर एंटायर सिस्टम बिकॉज sinusoids of different frequencies are orthogonal to each other and hence the transfer of power is 0। कहने का मतलब 0 ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। सर ये लिख दीजिए ठीक है, नोट पर। अपना स्टेटमेंट लिखने, चलो हम इसको लिख देते हैं। फॉर क्या बोले थे, फॉर पावर या फिर एनर्जी ट्रांसफर के लिए, और पावर और एनर्जी ट्रांसफर देयर मस्ट बी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देयर मस्ट बी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फॉर एंटायर सिस्टम, यही था ना हमारा स्टेटमेंट, तो एंटायर सिस्टम बिकॉज साइन हुआ या फिर कॉस हुआ, इसको हम लोग जो वेवफॉर्म बोलते हैं वो हम लोग साइनसोइडल वेवफॉर्म बोलते हैं या साइनसोइड बोलते हैं। ठीक है, साइनसोइड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर orthogonal to each other, orthogonal to each other। हाँ ऑर्थोगोनल है तो क्या दिक्कत आ रहा था, hence orthogonal to each other hence power transfer will be 0। ठीक है, in order to have power transfer we need to have constant frequency, ये इसके बाद लिख लेना। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे क्या, ईएमएफ का इक्वेशन। देखो ईएमएफ का इक्वेशन में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आज हम लोग उतना ही देखेंगे जितना हम लोग ट्रांसफार्मर में देख चुके हैं। बाकी कल हम तुम लोग को शो करेंगे कि कहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा कट रहा है, कहाँ पे फ्लक्स कम कट रहा है। फिर कल के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि पूरा जो भी हम लोग डीसी मशीन में पढ़े हैं, पूरा स्टार्टिंग से कंडक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, कॉइल क्या होता है, कॉइल साइड क्या होता है, स्पैन क्या होता है, स्लॉट एंगल क्या होता है, सारा चीज़ वहाँ पे देखेंगे हम लोग। एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेंगे जो भी एक मशीन में स्लॉट पर पोल पर एंगल जो होता है ना, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, वो सब मतलब क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। ईएमएफ इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे तो कैसा होगा, मतलब KW जो वाइंडिंग फैक्टर होता है, सॉरी KD होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD, वो आखिर उसको करने से क्या लॉसेस है, क्या फायदा है, वो हम लोग देखेंगे। तो आज नॉर्मल सा हम लोग ईएमएफ का इक्वेशन डेराइव करते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रांसफार्मर में हम लोग ये कर चुके हैं, इसके लिए कोई नया चीज तो है नहीं हमारे पास, हम लोग को पता है, वी नो दैट क्या होता है, बताओ। ट्रांसफार्मर में जो किए थे बस यहाँ पे वही करेंगे, I of t इज इक्वल्स टू फाई एम साइन
ओमेगा टी। ठीक है, इनडायरेक्टली तुम लोग का ये मतलब उसी का रिवाइज हो रहा है। ठीक है, अब बताओ ईएमएफ इंड्यूस, फैराडेज लॉ आएगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो कि ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये एन क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, और ये पर फेज होगा, इसी के लिए एन पी एच लिखा होता है वहां पे। ठीक है, माइनस एन। तुम लोग आज देखोगे फेजर डायग्राम का यहाँ पे कैसे कंसेप्ट होता है, ट्रांसफार्मर तो हम तुम लोग को पढ़ा नहीं पाए हैं ना, यहाँ पे तुम लोग समझ पाओगे कि क्यों हमेशा हम लोग यहाँ पे अगर फाई लिख रहे हैं तो यहाँ पे ई लिखते हैं, या फिर अगर यहाँ पे फाई बना रहे हैं तो क्यों नीचे हम लोग ई बनाते हैं। ये तुम लोग आज के क्लास में ट्रांसफार्मर में सीख पाओगे। ट्रांसफार्मर का जब फेजर डायग्राम बनता है तो फाई यहाँ पे लिखते हैं तो ई नीचे लिखते हैं ना, फिर उसका लेंज लो शो करने के लिए ऊपर, मतलब मेन तो ऊपर ही होता है, बट इसको लेंज लो के लिए नीचे करते हैं। इस टाइप से तुम लोग समझ पाते हो ना, ऐसे कैसे होता है, वो आज के क्लास में तुम लोग को क्लियर होगा। पूरा बेसिक्स पे हम लोग चल रहे हैं, इतना बेसिक्स पे चले जा रहे हैं कि तुम लोग को मशीन में अगर गिरोगे भी तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। कुछ भी होगा उसको मैथमेटिकली तुम लोग डिराइव कर सकते हो। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ फाई क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी। देखो हम यहाँ पे लेंज लो को कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, करते हुए चल रहे हैं ना, माइनस यहाँ पे तभी लिखे हैं। कर रहे हैं। अगर लेंज लो को कंसीडर नहीं करते तो फिर यहाँ पे माइनस नहीं रखते। तुम लोग यहाँ पे देख पाओगे लेंज लो को कंसीडर करने पे क्या हो रहा है, लेंज लो को कंसीडर करने से क्या नहीं हो रहा है या क्या दूसरा हो रहा है। इसी के जस्ट बगल में इधर स्पेस बचता जाएगा, वहां पे लिखते जाएंगे। देखो इसको हम लोग लिखेंगे तो एन, फाई एम बाहर चला जाएगा, फाई एम। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, कॉस होता है ना, कॉस। कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओमेगा। इसी के लिए यहाँ पे ओमेगा आ जाता है। ओमेगा क्या होता है, तो 2 पाई एफ होता है। क्लियर है। अब देखो ये हम लोग का साइन है, ठीक है, साइन को हम यहाँ पे रेफरेंस मान रहे हैं, या फिर एक मिनट रुक जाओ, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस एन फाई एम 2 पाई एफ कॉस ओमेगा टी। ये जो हमारा होगा ये ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू होगा ना। इसी को जब हम लोग आरएमएस में लिखते हैं तो इसको डिवाइडेड बाई √2 करते हैं तो -4.44 ऐसा कुछ आता है। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी है, सर ई ऑफ टी, ये ईएमएफ आ रहा है ना, ई ऑफ टी इज इक्वल्स टू कैसे साइन के टर्म में लिखेंगे। हम लोग के पास क्या डायग्राम है, ये क्या होता है साइन, ये कॉस, ये माइनस साइन, ये माइनस कॉस, ये क्या है तो माइनस कॉस में है। हम लोग को कहाँ जाना है तो साइन में जाना है, हम लोग इधर जा रहे हैं। मतलब तुम लोग यहाँ पे देख पाओ, सॉरी, हम लोग को साइन के टर्म में लिखना है। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं एन फाई एम 2 पाई एफ, ये पहले से, माइनस कॉस को हम लोग ये लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो। यस सर। देखो साइन यहाँ पे है, साइन ओमेगा टी, माइनस चले जाएंगे अगर 90 डिग्री तो वो क्या हो जाएगा माइनस कॉस हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि क्लॉकवाइज आ रहे हैं। क्लॉकवाइज का मतलब ही होता है लैग, लैग का मतलब ही होता है माइनस, यहाँ पे माइनस। तो साइन लिखे ओमेगा टी, कितना पीछे जाना है तो माइनस कॉस लाने के लिए कितना जाना होगा तो -90, इसी के लिए -90। क्लियर है ये चीज। ये हम लोग किसके साथ बनाए तो ये हम लोग विथ लेंज लो के साथ बनाए। अगर लेंज लो को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें तो यहाँ पे एन फेज डी फाई बाई डी टी होता, यहाँ पे क्या हो जाता एन इंटू फाई एम इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये लेंज लो के अलावे बना रहे, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग को लग रहा होगा अजीब, लेकिन तुम लोग समझ पाओगे ट्रांसफार्मर का कुछ कंसेप्ट यहाँ से, ठीक है। लेंज लो के यहाँ पे लेंज लो को कंसिडर नहीं किए हैं ना,
अब देखो सिंपल सा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फाई एम हो जाए, मतलब ई एम हो जाएगा, ई का पीक वैल्यू, तो उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को कॉस, कॉस कहाँ पे है, यहाँ पे है, साइन से वहां पे जाना है, तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे बताओ, एन फाई एम 2 पाई एफ, ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे साइन ओमेगा टी, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज, मतलब प्लस होता है, Yes. प्लस 90 या फिर प्लस पाई/2। अब देखो इसी का समरी यहाँ पे, विथ लेंज लो और विदाउट लेंज लो, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, फाई एम का वैल्यू क्या आया था, सॉरी फाई टी का वैल्यू क्या आया था, फाई एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या था, फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी, यही था। ई ऑफ टी क्या आया था, तो ई एम लिख रहे हैं, ठीक है, उसको ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। यहाँ पे क्या आया था, फाई ऑफ टी, सॉरी ई ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। अब देखो दोनों का फेजर डायग्राम बना लो, ये रेफरेंस है ब्लू वाला, तो ब्लू वाले को यहाँ पे बना लिए, ये हो गया फाई ऑफ टी, ऐसे ही बनाते हैं ना हम लोग फेजर डायग्राम, या फिर इसको फाई एम नाम देंगे, क्योंकि फेजर में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे रेफरेंस बना लेंगे फाई एम। अब देखो ई ऑफ टी मतलब ई एम कहाँ बनाएंगे, नीचे बनाएंगे या ऊपर बनाएंगे, लैग हो रहा है 90 डिग्री से या लीड हो रहा है, लैग हो रहा है। लैग हो रहा है सर। लैग हो रहा है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे ई एम बनाएंगे। यहाँ पे बताओ, Lead. मतलब रीड कर रहे हैं। लीड हो रहा है सर। लीड हो रहा है, करेक्ट दोनों हैं, बस हम लोग एक में लेंज लो को कंसिडर नहीं किए हैं, एक में लेंज लो को कंसिडर किए हैं। लेंज लो क्या बताता है, कॉज अपने मतलब सॉरी इफेक्ट अपने कॉज को अपोज करेगा, इसी के लिए इधर ईएम से मतलब इधर ट्रांसफार्मर में E2 आता था, फिर E2 से कुछ करंट I2 आता था, फिर उसका रिफ्लेक्शन होता था, फिर हम लोग देख पाते थे कि एक दूसरे के वो अपोज हैं। बट अगर हम लोग ऊपर बना लेंगे तो हम लोग दिखा ही नहीं पाएंगे यहाँ पे कि एक दूसरे को अपोज कर रहा है, मतलब जो है करंट का वैल्यू एक दूसरे को काट रहा है, वो हम लोग दिखा ही नहीं पाएंगे। बट इस केस में हम लोग दिखा पाएंगे कि करंट का वैल्यू इस साइड में, मतलब एक दूसरे को कट कर रहा है। तो अगर हम लोग लेंज लो को कंसिडर करते हुए बनाएंगे ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम, तो नीचे आएगा, क्या आ रहा है यहाँ पे, तो इसके बाद हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ईएमएफ लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ईएमएफ लीड्स लीड फ्लक्स बाय 90 डिग्री। फ्लक्स बाय 90 डिग्री। अब देखो सिंपल सा बात है सर, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का, ये लाइन अपने में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि कल तुम लोग समझ पाओगे इसको पूरा डिटेल में। देखो अच्छा ज्यादा तो नहीं हो रहा है तुम लोग का, सिर दर्द तो नहीं देना स्टार्ट हो गया ना, नो सर। नहीं क्या, देखो विदाउट लेंज लो में क्या है, हम लोग अपोजिशन नहीं दिखा पाएंगे, तो इसी के लिए I2 इधर आया, I2 डैश भी इधर आया, तो हम लोग इसमें अपोजिशन दिखा पाए क्या, हम लोग तो बोलेंगे कि ये दोनों ऐड हो रहा है करंट में, लेकिन यहाँ पे इस साइड में I2 आता है और इसका जस्ट रिफ्लेक्शन अपोजिट I2 डैश होता है। याद कर पा रहे हो कुछ फेजर डायग्राम तुम लोग, सर कुछ भी याद नहीं है सर, सब भूल गए, ऐसा ही है। तो तुम लोग आज भी जा करके एक बार फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर पलटोगे तो ये चीज तुम लोग देखो, अगर तो ये हो जाएगा। अब अगर हम बोले ईएमएफ लैग करता है 90 डिग्री तो भी सही है, ईएमएफ लीड करता है 90 डिग्री तो भी सही है। इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। देखो ये हम लोग का पहले फ्लक्स था, तो फाई ऑफ टी बना लेते हैं, ये हमारा कैसा था, ई ऑफ टी था, ठीक है। अब देखो
ये साइन फंक्शन था, तो साइन फंक्शन तो ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे ही होता है ना साइन फंक्शन तो। अब यस ये सर। ईएमएफ यहाँ पे क्या हो गया, ये चलिए हम इसका हेल्प लेते हैं ना। हम लोग को समझ आ रहा है ना, मतलब मेन मेरा एफर्ट वही है, समझ आना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ तुम लोग का बेसिक्स डिप्लोमा में ही बन रहा है। बीटेक अगर डायरेक्ट करोगे तो तुम लोग देख पाओगे, जब बीटेक जो भी ज्वाइन करोगे तुम लोग देख पाओगे, तुम लोग और सब स्टूडेंट से जो भी तुम लोग के साथ बीटेक करेंगे कितना आगे हो तुम लोग को इस बात का फील कॉलेज जाने के बाद होगा। ठीक है, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है, उस टाइम पे ईएमएफ स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब क्या है, ईएमएफ लेट से स्टार्ट हुआ है। देखो ये एक केस ऐसा बनेगा, इसी तरीके से बनेगा ना। लैग वाले में ना सर, क्या चीज? लैग वाले में ना ऐसा बनेगा। हाँ लैग वाले में। अब लीड वाला बनाते हैं, चलिए थोड़ा इसको छोटा बनाते तो ज़्यादा बेटर होता। लैग लीड में थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है, अगर सही होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो फिर हम कल क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखो ये लीड ई ऑफ टी, लीड वाला मतलब इससे क्या हो रहा है, ये ग्राफ पहले शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, 90 डिग्री आगे बढ़ा दिए ना, जहाँ पे था उससे बस 90 डिग्री उठा करके आगे बढ़ा दिए। तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो तुम लोग एक बात नोटिस कर पाओ, या तो इसको लीड वाले को ले लो या तो लैग वाले को ले लो। एक बात नोटिस कर पा रहे हो, जहाँ पे फ्लक्स जीरो है वहां पे ईएमएफ या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव पीक पे है या फिर पॉजिटिव पीक पे है। ये नेगेटिव पीक है ना, और ये पॉजिटिव पीक है। जैसे जैसे फ्लक्स का वैल्यू बढ़ रहा है और 90 डिग्री पे यहाँ पे फ्लक्स पीक पे जा रहा है, वैसे वैसे चाहे ईएमएफ लीड हो चाहे लैग हो चाहे लीड हो, तुम लोग देख पा रहे हो ये घटता जा रहा है और जीरो हो रहा है। कितने लोग नोटिस कर पा रहे हो इस चीज को? ईएमएफ का वैल्यू फ्लक्स अगर मैक्सिमम है तो ईएमएफ जीरो है, चाहे फिर वो लीड लैग, इसी के लिए हम दोनों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। सर लीड होता तो क्या होता, सर लैग होता तो क्या होता, वो सब सवाल जवाब नहीं होना चाहिए इसके बाद। ठीक है, देखो यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम था, जहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम है वहां पे ये जीरो है। फिर हमारा फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स अगर फिर से जीरो हो रहा है, साइनसोइडल अगर इस ग्राफ को कट कर रहा है मतलब वहां पे वैल्यू जीरो कर रहा है ना अपना, और ये फ्लक्स का वैल्यू है। फ्लक्स का वैल्यू जहां पे जीरो हो रहा है वहां पे ईएमएफ का वैल्यू क्या हो रहा है, या तो पॉजिटिव पीक पे जा रहा है या तो नेगेटिव पीक पे जा रहा है, मतलब पीक पे जा रहा है कहने का मतलब। फिर जब हमारा फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव पीक पे गया, मतलब कोई पीक पे गया, उस टाइम में फिर से हमारा ये दोनों वैल्यू जीरो हो रहा है। कितने लोग नोटिस कर पा रहे हो इसको? इसका यस सर। मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग एक स्टेटमेंट बोलेंगे कि ईएमएफ जो है वो हमेशा जहां पे भी मैक्सिमम फ्लक्स होगा वहां पे कम ईएमएफ आएगा, जहां पे ये मतलब फ्लक्स कम, ये फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज दो अलग अलग चीजें, इस पे कंफ्यूज मत हो जाना। फ्लक्स लिंकेज का यहाँ पे मतलब
कोई वैसा नहीं है, तुम लोग कंफ्यूज मत होना प्लीज, नहीं तो फिर तुम लोग उससे बोल दोगे कि सर फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा तो ईएमएफ तो ज़्यादा आना चाहिए ना, उसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे फ्लक्स एक चीज़ है, ईएमएफ एक चीज़ है। जहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा वहाँ पे ईएमएफ प्लस जीरो, वहाँ पे ईएमएफ ज़्यादा। ये चीज़ तुम लोग देख पा रहे हो, नोटिस कर पा रहे हो, मैथमेटिकली है ये चीज़। ऐसा तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन रियल में तो जब होता है मैक्सिमम फ्लक्स तो ईएमएफ ज्यादा होता है, तो फिर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं देखो, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि फ्लक्स कैसा जा रहा है, जैसे लिंक हो रहा है। इसमें तीन चार पोजीशन हम तुम लोग को दिखाएंगे। जैसे मान लो ये हमारा नॉर्थ बन रहा है, ये हमारा साउथ बन रहा है, यहाँ पे फ्लक्स लाइंस ऐसे जाएंगे, तो कौन सा ऐसा पोजीशन में ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा वो मैटर करता है। मान लो सपोज करो कंडक्टर यहाँ पे है, कोई एक भी फ्लक्स लाइंस कंडक्टर से नहीं गया, तो हम लोग बोलेंगे फ्लक्स लिंक नहीं हुआ। तो फ्लक्स अगर लिंक नहीं होगा तो ईएमएफ उस केस में जीरो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि फ्लक्स जीरो हो गया, फ्लक्स तो जितना है उतना रहेगा ना। ये तुम लोग को Yes, कल sir. बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बस हम तुम लोग को हिंट क्या दिए हैं, हिंट हम तुम लोग को ये दिए हैं आज के क्लास में कि जहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है वहां पे ईएमएफ का वैल्यू पीक पे जा रहा है। ये तो मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। Yes, sir. ये तुम लोग सब नोटिस कर पाए, फ्लक्स का वैल्यू जीरो, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, लेकिन पीक पे जा रहा है। फ्लक्स का वैल्यू पीक पे जा रहा है तो या तो ये मतलब जीरो, ये भी जीरो, चाहे फिर वो विथ लेंज लो या फिर विदाउट लेंज लो, दोनों में वो हो रहा है। आज की क्लास में इतना ही हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए सस्पेंस क्या रह गया कि ये कैसे होगा। तुम लोग को कुछ समय इसीलिए हम लास्ट में इसको रखना चाहें कि तुम लोग अब थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करोगे इस पे, ताकि कल जब हम क्लास में बताएं तो तुम लोग को डायरेक्टली समझ आए कि हाँ सर ऐसा होता है। हम थोड़ा सा आओगे तो तुरंत सारा चीज समझ में आएगा, नहीं पढ़ के आओगे तो सर ये कैसे होता है वो कैसे होता है, इसका हम लोग का चलते रहेगा। और उसका जवाब भी हम देंगे, ऐसा बात नहीं है कि जवाब नहीं पढ़े हैं किसी चीज को और उस पर पूछोगे, मतलब पहले पहले जंप करते हुए जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। बाकी जो पढ़ाएंगे टॉपिक समझ नहीं आएगा बिल्कुल, तुम लोग एक बार पूछो, दो बार पूछो, तीन बार पूछो, ज्यादा पूछोगे हम बोलेंगे फ्री क्लासेस में आओ, सिर्फ हम तुमसे बात ही करेंगे कि वहाँ पे ये क्या होता है वो क्या होता है, इस तरीके से। तो डाउट क्लास भी हम लोग का रेगुलर बेसिस पे चलेगा। ये हम रिकॉर्डिंग कर देते